नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से डॉक्टर श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल HDR अनिल श्रीवास्तव पर आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले बहनों और भाइयों, अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी दबा दें, जिससे कि आपके बीच हम त्वरित गति से पहुंचने के लिए तैयार रहें। जी हाँ, इस YouTube चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। इससे पहले हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं। हमने आपको 7 प्रकार के सिद्धांत बताए थे। आज हम चर्चा कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी या किसी भी चिकित्सा पद्धति के कार्य करने में टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है, और टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट के बाद हम औषधियों के एक एक क्रम में आपसे चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस एपिसोड में आप लगातार हमारे साथ बने रहें, जिससे प्रत्येक एपिसोड का आनंद लेते हुए आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को सीखने का प्रयास कर सकें। और जब आप इसको सीखेंगे तो आप मनन भी करेंगे। विशेष करके वो चिकित्सक साथी जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को पढ़ने के बाद अपनी चिकित्सा विधि से बहुत दूर भटके हुए हैं, उनको वापस अपने सही पैटर्न पर लाने के लिए, सही ट्रैक पर लाने के लिए मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके बीच आ रहा हूं। जहां तक टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट की बात है, हम चिकित्सा विज्ञान में टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट 8 प्रकार के करते हैं। पहला है हमारा प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, दूसरा है क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, तीसरा है पैलेटिव ट्रीटमेंट, चौथा है डाइटिक ट्रीटमेंट, पांचवा है एम्पेरिकल ट्रीटमेंट, छठवां है हाइजीनिक ट्रीटमेंट, सातवां है क्लाइमेटिक ट्रीटमेंट और आठवां है एक्सपेक्टेशन ट्रीटमेंट। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि ये ट्रीटमेंट हैं क्या। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, हम उस प्रकार का ट्रीटमेंट या उसका इलाज करते हैं कि रोग के आने के पहले, अन्य चिकित्सा पद्धतियों में इसको वैक्सीन कह सकते हैं, लेकिन हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में हम इसको प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट मान करके उन औषधियों का चुनाव करते हैं जिससे आने वाले रोग की संभावनाएं शरीर में प्रवेश ही न करने पाएँ। चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे वो वायरस इन्फेक्शन हो या फंगल इन्फेक्शन हो, एक्सीडेंटल केस को छोड़ के, क्योंकि एक्सीडेंटल केस में किसी भी चिकित्सा पद्धति का कोई योगदान नहीं है, वहाँ पे सर्जरी या अन्य मैनेजमेंट का ही सहयोग लिया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम ये मान के चलते हैं कि एनी परसिस्टेंट चेंज इन द लिम्फ और ब्लड दैट इज कॉल्ड डिजीज। तो जब हम रोग में लिम्फ और ब्लड में होने वाले अस्थायी परिवर्तन की बात करते हैं, तो ये अस्थायी परिवर्तन जो हमारी कोशिकाओं के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में आ जाता है, तो हम उसको दूर करने के लिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों का सहारा लेते हैं, जो कि एक एंजाइम्स के रूप में हमारे कोशिकाओं के मेटाबॉलिज्म में पहुंच करके उनके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को कम या ज़्यादा करके कोशिका के साइटोप्लाज्म को होम्योस्टैटिसिस में लाके छोड़ देती हैं। तो प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में हम 1 नंबर की मेडिसिन, यानी एस ग्रुप की 1 मेडिसिन, सी ग्रुप की 1, पी ग्रुप की 1, एफ ग्रुप की 1, बर ग्रुप की 1, यल ग्रुप की 1 और ए ग्रुप की 1, जब हम एक नंबर की मेडिसिन हर ग्रुप का उठा करके एक कॉम्बिनेशन बना करके देते हैं, तो ये हमारा प्रिवेंटिव मेडिसिन कहलाता है। और अगर हम इसको एज ए वैक्सीनेशन या एज ए वैक्सीनेट मेडिसिन हम इसका उपयोग करें वैक्सीन की तरह, तो हम ये कह सकते हैं कि हम S1, F1, C1 और RE, ये 4 मेडिसिन हमारी प्रधान मेडिसिन हैं, जिन्हें हम दे करके किसी भी रोग के प्रति पहले से अपने बॉडी के इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और उस रोग से लड़ने की क्षमता हमारे ब्लड की कोशिकाओं में और हमारे बॉडी के कोशिकाओं में, उसके टिश्यू फ्लूइड में, ECF में और ICF में, दोनों में इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करने की क्षमता आ जाएगी। ये औषधियाँ हैं S1, F1, VEN1 और C1 तथा RE। दूसरी विधि है क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। क्यूरेटिव ट्रीटमेंट उसे कहते हैं कि हम रोग को पकड़ लें और रोग से संबंधित अंगों की जानकारी हम रोगी के शिकायत में तय कर लें कि इस रोगी की शिकायत में कौन कौन से अंग इन्वॉल्व हैं। उन अंगों से संबंधित औषधियों का चुनाव करके हम रोगी को एक निश्चित समय सीमा तक जब उन औषधियों को देते हैं, तो हम उस रोग पर पूरा नियंत्रण पा लेते हैं। क्योंकि हम रोग पर नियंत्रण पा सकने के लिए हमको क्यूरेटिव मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, और यह अलग अलग रोगी की शिकायत पर अलग अलग अंगों को हम तय करते हैं और उन अंगों के औषधियों का सिलेक्शन करते हैं, और हम फिर रोगी को उसको विभिन्न डोजों में दे करके उस रोग पर नियंत्रण करते हैं। तीसरा है हमारा पैलेटिव ट्रीटमेंट। पैलेटिव ट्रीटमेंट में हम
रोगी के शिकायत के आधार पर लक्षणों का ट्रीटमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन रोग नहीं दूर हो पाता है। वो कुछ फॉर टाइम बीइंग के लिए रोग चला जाएगा, कुछ लक्षण चले जाएंगे, रोगी अपने आप को बेटर फील करेगा, लेकिन कुछ दिन बाद वो रोग फिर लौट के आएगा, क्योंकि हम लिम्फ और ब्लड को नियंत्रित करने के लिए संबंधित अंग की औषध का चुनाव नहीं करते, बल्कि हम लक्षणों के आधार पर कुछ हेर फेर करके कुछ औषधियों को दे देते हैं, जिससे रोग क्षणिक समय के लिए दूर हो जाता है, लेकिन बाद में वो फिर पुनः लौट आता है। चौथा हम कह सकते हैं कि डाइटिक ट्रीटमेंट। रोगी के रोग के अनुसार, उसके शिकायत के अनुसार हम रोगी को खान पान क्या खाए क्या ना खाए, कितना खाए, कौन सी सब्जी ले, कौन सा आहार वो अपने शरीर में ग्रहण करे, हम उसके आधार पर रोगी को स्वस्थ करने के लिए अपने मेडिसिन के साथ सहायक भोज्य पदार्थों का या उसके भोजन की डाइट के आधार पे, उसके शारीरिक क्षमता और अनुरूपता के आधार पे हम उसके शरीर के वजन के अनुसार उसको भोजन के लिए प्रेरित करते हैं कि वो क्या खाए क्या ना खाए। फिर है एम्पेरिकल ट्रीटमेंट। एम्पेरिकल ट्रीटमेंट एक प्रकार का ट्रिक है कि हमने गेस किया ना किया, हमने कोई औषध उठा के रोगी को दे दिया और रोगी का रोग ठीक हो गया, रोगी ने हमारी वाहवाही की और हम भी अपने आप को खुश रहे, लेकिन उसी तरीके कोई दूसरा रोग आ गया तो हम नहीं ठीक कर पाए। बस इसको कहते हैं कि जैसे कोई खिलाड़ी मैदान में उतरे, उसको बैटिंग करना ना आता हो और पहली ही गेंद पे वो छक्का मार दे तो बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं बन जाता। जैसे कोई बॉलर अगर सिक्सर मार दे क्योंकि उसका काम बॉलिंग करना है, बैटिंग करना नहीं है, ठीक उसी प्रकार से हमारा एम्पेरिकल ट्रीटमेंट है कि हम बिना किसी नाप तोल के, बिना किसी सिद्धांत के, बिना किसी जानकारी के हमने किसी दवा को दे दिया और अगर वो काम कर गई तो हम वाह वाह, और नहीं काम कर गई तो कोई बात नहीं। फिर है हाइजीनिक ट्रीटमेंट। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हम रोगों की आरोग्यता के साथ उसको विभिन्न प्रकार के जो हाइजीनिक ट्रीटमेंट हैं, साफ सफाई रखना, कपड़ों की सफाई रखना, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को सफाई साफ रखना, इस प्रकार की जो हम परिभाषा के अंतर्गत हम जो रोगी को सलाह देते हैं उसके स्वस्थ रहने में, वो भी रोगी को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। अगला है क्लाइमेटिक ट्रीटमेंट। विभिन्न प्रकार के वातावरण में रोगी का निवास करना। ठंडे प्रांत के रोगी के अलग दशाएं होंगी, गर्म प्रांत के रोगी की अलग दशाएं होंगी। बरसात में रोग का पनपना अलग होगा, तीव्र गर्मी या तीव्र सर्दी में रोग अलग अलग तरीके के आएंगे, तो अलग अलग तरीके से बॉडी के इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज और डिक्रीज करने में हमको दिमाग लगाना पड़ता है, फिर उन दवाओं का चयन करना पड़ता है। तो क्लाइमेटिक ट्रीटमेंट भी हमारे साथ एक एसेसरी ट्रीटमेंट के रूप में ट्रीट किया जाता है, जिसका होना बहुत ज़रूरी है। और विशेष करके जब रोगी अपने एक स्थान से दूसरे स्थान को चेंज करता है तो भी उसके रोग में नियंत्रण करने में चिकित्सक को अपना पूरा ध्यान लगाना पड़ता है, और इसे हम कहते हैं क्लाइमेटिक ट्रीटमेंट, अर्थात वातावरण के अनुसार रोगी का ट्रीटमेंट करना। हम अंतिम पर बात कर लें अगर, तो वो है एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट। एक्सपेक्ट करना, हम रोगी के बातों से, उसके पारिवारिक एटमॉस्फेयर को, रोगी की भावनाओं को समझते हुए रोगी हमसे क्या चाहता है, हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, उस आधार पर रोगी को सांत्वना देना, उसको बताना कि ये दवाइयाँ हमारी ठीक हैं, आपका रोग बहुत गंभीर नहीं है, आप परेशान ना हो, आप ये खाएं, आप ऐसे रहें, आप ऐसे उठें। यानी कुल मिलाकर के रोगी को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसे हम कह सकते हैं, उसे हम एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट कहते हैं। हम रोगी हमसे जो एक्सपेक्ट करता है, जो हमसे अपेक्षा करता है, हम उस प्रकार रोगी की भाषा में उसको समझाने का प्रयास करें तो हम रोग पर नियंत्रण पा सकते हैं। जहाँ तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ट्रीटमेंट की बात है, चिकित्सा क्षेत्र में की बात है, चिकित्सा विधि कोई भी हो, प्रत्येक चिकित्सा विधि के चिकित्सक को इन 8 प्रकार के ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। और इन 8 प्रकार के ट्रीटमेंट में जो सबसे सुपर ट्रीटमेंट कहलाता है वो हमारा है क्यूरेटिव ट्रीटमेंट इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दृष्टिकोण से, जहाँ पर हम रोग का इलाज करते हैं। रोगी के ना तो लक्षण का इलाज करते हैं, ना उसकी दशा का इलाज करते हैं, बल्कि हम रोग का इलाज करते हैं। हमारे कई साथी कहते हैं कि आप केवल ब्लड और लिम्फ के रोग की बात करते हैं, और तरह तरह के बुखार होते हैं, तरह तरह के जुखाम होते हैं, तरह तरह के कैंसर होते हैं, तरह तरह के डायरिया और तमाम रोग होते हैं, रोगों की तमाम परिभाषाएं हैं, तो आप कैसे लिम्फ और ब्लड पर ही अपने आप को आधारित रखते हैं? दरअसल मैं अपने उन तमाम सुनने वाले देशवासियों को या जो साथी इस पे इंटरेस्ट रखते हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ब्लड और लिम्फ ये 2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम बॉडी में प्रकृति ने बनाया है, जिसके द्वारा विभिन्न कोशिकाओं को ऊर्जा और फूड से जो हमको एनर्जेटिक प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, या जिसको हम कह सकते हैं भोजन के जो तत्व प्राप्त होते हैं, वो हम लिम्फ और ब्लड के माध्यम से विभिन्न कोशिकाओं तक, उनके टिश्यू फ्लूइड तक
हम पहुंचाते हैं। तो जब हमारा टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ और ब्लड जब ये अपने आप में प्योर होते हैं, प्योर का तात्पर्य है जब इनका होम्योस्टेटिस मेंटेन होता है, इनकी कार्य क्षमता बिल्कुल एक लेवल पर रहती है, तो किसी भी कोशिका में किसी भी रोग के होने की संभावना या उसके विभिन्न फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लेवल का घटना और बढ़ना संभव नहीं है। लेकिन जब कोई वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई अन्य काज से हमारे लिम्फ और ब्लड में कोई परिवर्तन आता है, रोग चाहे वो डायरिया का हो, रोग चाहे वो कैंसर का हो, रोग चाहे वो फीवर का हो, चाहे वो हमारे पेट दर्द से संबंधित हो या हमारा मानसिक तनाव हो, किसी भी प्रकार का रोग हो, अंततोगत्वा रोग जा करके लिम्फ और ब्लड के टिश्यू फ्लूइड में ही टकराता है और वहीं पे जाके अपना वो घर बना लेता है। तो जब हम उसके घर को दुरुस्त कर देते हैं, डेंट पेंट करके उसके इम्यूनिटी पावर को, उसके बॉडी के होम्योस्टेटिस को, ब्लड और लिम्फ के होम्योस्टेटिस को मेंटेन कर देते हैं, तो रोग अपने आप दूर हो जाता है। ये मेरे 37 साल के निजी अनुभव मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं किसी पर थोपना नहीं चाहता हूँ और ना ही किसी सिद्धांत को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपको सिर्फ अपने निजी अनुभव शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा निजी अनुभव अच्छा लगता है तो आप भी इसको अपनाने का प्रयास करें और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में एक अच्छे चिकित्सक के रूप में क्षेत्र में अपना नाम करें। चूँकि सरकार भी ये कहती है, सुप्रीम कोर्ट भी ये कहती है कि हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रैक्टिस में, रिसर्च में अपना योगदान आगे बढ़ाते रहें, तो हम उसी रूप में अपने निजी अनुभवों को आप तक शेयर कर रहे हैं। और आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमें लिखें कि आपको हमारा आज का ये क्लास कैसा लगा। बस आज यहीं तक। कल आपसे हम फिर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दूसरे क्षेत्र में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को विदा करने से पहले हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लें, 9793252355। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।